हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपकी क्लास प्रतिदिन रेगुलर चलाई जा रही है और आप घर पर अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज उसी क्रम में क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों के विषय में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में उसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। इस चैप्टर की आपकी 2 क्लासेस होगी। उन दोनों क्लासों में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके विषय में बताया जाएगा और 1-2 न्यूमेरिकल के विषय में बताया जाएगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित हैं। आज से अब आपकी रेगुलर फिजिक्स की क्लास चलेगी और 15 से 20 दिन 25 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ही कवर किया जाएगा ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम परमाणु के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। परमाणु होता क्या है, पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या है? परमाणु। तो परमाणु के विषय में जानने के लिए सर्वप्रथम परमाणु के विषय में महर्षि कणाद, किसने? महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम इसके विषय में जानकारी दी थी। इनका पूरा नाम क्या था? उलूक मुनि। इनका नाम क्या था भैया? उलूक मुनि। इन्होंने बताया कि पदार्थ का यानी पदार्थ को विभाजित किया जा सकता है, यानी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है और सबसे छोटे टुकड़े को इन्होंने परमाणु या कण कहा। क्या कहा भैया? कण या परमाणु कहा। अब कण कहने के कारण यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाया? कण कहलाया। सबसे सूक्ष्मतम भाग जो कहलाया वो क्या कहलाया? कण कहलाया, यानी उसको परमाणु नाम दिया गया। तो महर्षि कणाद ने इसको कण बताया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? महर्षि कणाद। यानी उनका वास्तविक नाम था उलूक मुनि। क्या नाम था उनका? वास्तविक नाम उलूक मुनि। बाद में 16वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने पदार्थों के विषय में बताया और सर्वप्रथम डाल्टन ने 1803 ईस्वी में सर्वप्रथम परमाणु मॉडल दिया। यानी पहला मॉडल जो दिया किसने दिया भैया? डाल्टन ने। कब दिया? 1803 ईस्वी में। अब उन्होंने परमाणु मॉडल के आधार पर बताया कि पदार्थ को विभाजित किया जा सकता है और उसका सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु कहलाता है। यानी पदार्थ को विभाजित करने का सबसे जो छोटा कण होगा वह क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अब परमाणु के विषय में उन्होंने कहा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और ये क्या होता है? पूर्णतः स्वतंत्र होता है, यानी यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा पूर्णतः क्या होता है? स्वतंत्र होता है। पूर्णतः क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। इसका नाम क्या बताया? परमाणु। बाद में जेम्स यानी डाल्टन के बाद जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोरबरी यानी ढेर अनेकों वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने तर्क के आधार पर परमाणु मॉडल की व्याख्या किया। जब डाल्टन ने पहला परमाणु सिद्धांत अपना दिया, परमाणु मॉडल दिया, तो उस समय केवल पदार्थ को विभाजित किया गया, यानी पदार्थ को परमाणु में विभाजित किया गया
अब परमाणुओं के संयोग से अणु की कल्पना की गई। लेकिन जेम्स थॉम्सन यानी जे थॉम्सन आए, जब जे थॉम्सन आए तो जे थॉम्सन ने क्या बताया कि जे थॉम्सन, जब जे थॉम्सन आए तो इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने कैथोड किरणों की व्याख्या किया। किसकी व्याख्या किया? कैथोड किरणों की व्याख्या किया। और इन कैथोड किरणों के आधार पर ऋण किरणों को बताया, ऋण किरणों को बताया। और जब ऋण किरणों को बताया तो इसी के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की व्याख्या कर दी। किसकी व्याख्या की? इलेक्ट्रॉन की। और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। क्या होता है भैया? ऋण आवेशित होता है। यानी जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। बाद में रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया भैया? प्रोटॉन की खोज। वास्तविकता रूप में देखा जाए तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं बल्कि किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था भैया? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जब कैनाल किरणों की व्याख्या किया, यानी कैनाल किरणों के आधार पर, किसके आधार पर? कैनाल किरणों के आधार पर देखा कि ये किरणें क्या होती हैं? धन किरणें होती हैं। ये की किरणें क्या होती हैं? धन किरणें की होती हैं। और इन्हीं के आधार पर प्रोटॉन को भी बताया उन्होंने कि ये क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। यानी इन पर जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। तो धन आवेश होता है, इसलिए इसका नाम उन्होंने कर रख दिया प्रोटॉन रख दिया। और कुछ समय बाद जेम्स चैडविक, कौन आते भैया? जेम्स चैडविक आते हैं। उन्होंने परमाणु के एक सबसे सूक्ष्मतम कण की व्याख्या किया जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किससे शब्द बना है? न्यूट्रल। किस शब्द से बना भैया? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। यानी कहने का मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन कण है। इस पर कोई चार्ज या इस पर कोई आवेश नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि परमाणु को भी विभाजित कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? परमाणु को भी विभाजित कर दिया गया। परमाणु को भी विभाजित कर दिया गया। और जब परमाणु को विभाजित किया गया तो इसके 3 मूल कण बताए गए। कितने मूल कण बताए गए? 3 मूल कण। कौन कौन सा बताया गया भैया? प्रोटॉन बताया गया, इलेक्ट्रॉन बताया गया, और क्या बताया गया? न्यूट्रॉन बताया गया। क्या बताया गया? न्यूट्रॉन बताया गया। यानी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु को भी विभाजित किया गया। बाद में इसके कई और पार्टिकल बताए गए जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इन 3 मूल कणों की, इनको जो ये 3 थे, इनको क्या कहा गया? मूल कण कहा गया। क्या कहा गया भैया? मूल कण। इन 3 मूल कणों के आधार पर परमाणु के अस्तित्व की, यानी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की गई। अब परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम परमाणु मॉडल दिया था जे थॉम्सन ने। और जे थॉम्सन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वह परमाणु मॉडल क्या था? तरबूज मॉडल था। क्या था भैया? तरबूज मॉडल था। यानी जे थॉम्सन ने तरबूज की कल्पना किया और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से तरबूज में गुदे होते हैं उसी प्रकार से परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। यानी गूदों को उन्होंने प्रोटॉन बता दिया और गूदों में दबे हुए बीजों को, जो बीज दबे होते हैं, जो बीज उसके गूदों के बीच में धसे होते हैं, उनको इन्होंने क्या कर दिया भैया? इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दे दिया। क्या दे दिया भैया? इलेक्ट्रॉन संज्ञा। अच्छा भैया बताइए कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, दोनों साथ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल यानी जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब जे थॉम्सन ने क्या बताया कि परमाणु क्या है? उदासीन है। अच्छा भैया अगर परमाणु उदासीन होता तो क्या मनुष्य की अस्तित्व की व्याख्या हो सकती? क्या परमाणु पदार्थ यानी जो वातावरण में जितने भी पदार्थ हैं उनके अस्तित्व की व्याख्या की जा सकती? यानी इसका कहने का मतलब कि जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल पूर्णतः गलत था। यानी उन्होंने क्या बताया कि परमाणु क्या उदासीन है, और जबकि ऐसा संभव नहीं। यानी जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या हो गया? गलत हो गया। बाद में आते हैं रदरफोर्ड।
बाद में क्या आते हैं भैया? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। कौन आते हैं? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। अब ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया, यानी एक सोने की पतली पन्नी ले लिया, स्वर्ण पत्ती पर अल्फा कणों की प्रकीर्णन किया, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। अब अल्फा कणों का प्रकीर्णन जब किया तो उन्होंने क्या किया भैया? ये स्वर्ण की पतली पन्नी हो गई। अब स्वर्ण की पतली पन्नी में यहां पर क्या हो गया? नाभिक हो गया, यानी यहां प्लस 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 धनावेश है। अब जब इस पर यानी इस स्वर्ण पत्ती पर जब अल्फा कणों की बमबारी की गई, किसकी कर गई भैया? अल्फा कणों की बमबारी की गई, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण क्या हो जा रहे हैं भैया? सीधे निकल जा रहे हैं, यानी परमाणु को बिना प्रभावित किए ही वह सीधे आर पार निकल जा रहे हैं। और जब सीधे आर पार निकल जा रहे हैं तो इन्होंने बताया कि पहला कंडीशन बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, यानी खाली है, यानी यहां पर कोई भी चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, यानी खोखला एकदम खाली है। इसलिए तो ये सीधे पार निकल जा रही है अल्फा कण। अगर कुछ होता तो अल्फा कण पॉजिटिव है, कुछ होता तो उससे टकरा कर या तो वापस आता या तो वहीं मिल जाता, लेकिन वह सीधी निकल जा रही है। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है, यानी खोखला है। अब उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं? वह कोण बनाते हुए आगे की तरफ निकल जा रहे हैं, यानी आगे बढ़ जा रहे हैं। तो जब कोण बनाते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं तो इसका मतलब दूर भाग रहे हैं, यानी एक निश्चित दूरी के पास जाकर के दूर भाग रहे हैं। तो दूर भागते कौन है भैया? जब सजातीय आवेश एक दूसरे के पास नजदीक लाया जाएगा, यानी प्लस प्लस एक दूसरे के पास नजदीक लाया जाएगा, तभी तो एक दूसरे के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसका कहने का मतलब कि जब अल्फा कण क्या है? हमारा पॉजिटिव है, जब इसके पास गया तो इसके पास जाने के बाद क्या हुआ? मोड़ करके दूर भाग गया। और जब दूर भाग गया तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश, यानी परमाणु का कुछ भाग क्या है? अधिकांश भाग धनावेशित है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? धनावेशित है। अधिकांश भाग धनावेशित है, यानी धनावेशित है। यही कारण है कि अल्फा कण वहां पर यानी बीच में पहुंच करके वह दूर भाग जा रहे हैं, अल्फा यानी अधिक कोण बनाते हुए निकल जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? अधिक कोण बनाते हुए निकल जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं। ये दो कंडीशन उन्होंने निकाल। तीसरा कंडीशन क्या निकाला कि देखा उन्होंने कि जो कुछ अल्फा कण जा रहे हैं और जाने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस आ जा रहे हैं, इन टकरा करके वापस चले आ रहे हैं। तो टकरा कर वापस चले आ रहे हैं तो उन्होंने तीसरा कंडीशन बताया कि परमाणु के बीच में क्या है? ठोस भाग है। क्या है भैया? ठोस भाग है। और जहां पर समस्त द्रव्यमान केंद्रित है, समस्त द्रव्यमान केंद्रित है। और ये समस्त द्रव्यमान केंद्रित है, लेकिन वह कैसा है? तथा वह धनावेशित है, क्योंकि धनावेशित है भैया, क्योंकि अल्फा कण हमारा क्या है? पॉजिटिव है, और ये जाकर के वापस चला जा रहा है, यानी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो प्रतिकर्षण बल, इसका मतलब यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव है, तभी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यानी यहां पर अगर पॉजिटिव न होता तो प्रतिकर्षण बल न लगता। इसका मतलब कि यहां पर कुछ ठोस भाग है, बीच में केंद्र में कुछ ठोस भाग है, जहां पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित है और वह धनावेशित भाग है। और इसकी संज्ञा रदरफोर्ड ने इसको क्या कहा? रदरफोर्ड ने इसका नाम, इसे क्या कहा? नाभिक कहा।
क्या कहा भैया? नाभिक कहा। यानी इसकी संज्ञा क्या दे दिया उन्होंने? नाभिक दे दिया, नाभिक दे दिया। यानी अब इसके आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। पहला भाग बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक है जिस पर समस्त द्रव्यमान और धनावेशित भाग स्थित है। दूसरा क्या बताया कि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अच्छा भैया, जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो यानी रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दे दिया। क्या दे दिया भैया? रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दे दिया। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दे दिया। पहला भाग बताया उन्होंने कि परमाणु के केंद्र में एक ठोस भाग है, ठोस भाग है जिस पर समस्त द्रव्यमान एवं धनावेशित भाग है। क्या भैया? धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग है जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यानी बीच वाले भाग को क्या कह दिया उन्होंने? नाभिक की संज्ञा दे दिया। और उन्होंने क्या बताया कि इस नाभिक पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेशित भाग स्थित है। और दूसरा कंडीशन उन्होंने क्या बताया कि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अच्छा भैया, अब ध्यान से हम समझें कि क्या बताया हमने। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि ये हमारा परमाणु है और ये हमारा क्या है? नाभिक है, जहां पर समस्त द्रव्यमान है, धनावेशित भाग है, समस्त द्रव्यमान है। अब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है? घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भैया? घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन यानी कोई चीज घूमेगा तो उसकी ऊर्जा खत्म होगी, ऊर्जा नष्ट होगी। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या भैया? विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी विद्युत चुंबकीय जब तरंगें निकल रही हैं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या करती हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। यानी कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो घूमते हुए वह ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी, और जब धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी तो वह एक समय आएगा, वह कहां हो जाएगा? नाभिक पर गिर जाएगा। और जब नाभिक पर गिर जाएगा तो नाभिक का जो अस्थायित्व है वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी नाभिक का अस्थायित्व खत्म हो जाएगा। भैया मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपको दिन भर खेतों में काम करने के लिए कह दिया जाए, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो, तो आपकी ऊर्जा क्या होगी? धीरे धीरे नष्ट होगी। जब आप काम करोगे तो ऊर्जा क्या होगी? नष्ट होगी। और नष्ट होते समय एक समय ऐसा आएगा कि आप लस्त हो जाओगे, मतलब सारी ऊर्जा आपकी खत्म हो जाएगी, आपको करने लगा, आपके पास जान ही नहीं रहेगा कि आप हम कुछ करते। तो उस अवस्था में कहते हैं आप गिर जाओगे, यानी बेहोश की अवस्था में हो जाओगे। तब आपको दवा दिया जाएगा तो आप धीरे धीरे सही होगी। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो ऊर्जा धीरे धीरे उसकी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। और कम होती चली जाएगी तो इस समय ऐसा आएगा उसका ऊर्जा कम हो जाएगी और वह क्या हो जाएगा? नाभिक पर गिर जाएगा। तो जब नाभिक पर गिर जाएगा तो नाभिक का अस्थायित्व समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कमी हो गई, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी क्या हो गया? गलत हो गया। गलत कितनी तरह हुआ? दो तरह से। पहला क्या हो गई कि नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा स्पेक्ट्रम, यानी जो उनका स्पेक्ट्रम है, जो चलचित्र है, कैसा प्राप्त होना चाहिए इसके विषय में भी कंफर्म नहीं थे। यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल गलत हो गया। अब जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल गलत हो गया तो आ गए भैया बोर भैया। अब बोर भैया कहते हैं कि बोहर भैया आ जाते हैं। अब बोहर भैया कहते हैं कि भैया आपकी बातें सब सही है, मैं आपकी बातें सब मान रहा हूं,
लेकिन मैं आपके परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन करना चाहता हूं। तो रदरफोर्ड ने पूछा, भैया क्या क्या संशोधन करना चाहते हैं आप, कैसे संशोधन करना चाहते हैं? तो बोर ने कहा कि भैया कि जो आप इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हो, ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, आपके अनुसार इनकी कक्षा बदल रही है, लेकिन मेरे अनुसार इनकी कक्षा बदलती नहीं है। जब मेरे अनुसार इनकी कक्षा नहीं बदलेगी, यानी इनकी कक्षा स्थायित हो जाएगी। सपोज दैट भैया, अब आपको कह दिया जाए कि आप कक्षा 10 में पढ़ो, अब कह दिया जाए आपको कक्षा 11 में जाके पढ़ो, या कक्षा 12 में जाके पढ़ो, या कक्षा 8 में जाके पढ़ो, क्या बैठ के पढ़ने जाओगे? नहीं। यानी आपकी कक्षा जब निर्धारित है कक्षा 10 है, तो आप कक्षा 12 में थोड़ी जाओगे, 12 थोड़ी समझ में आएगा। कक्षा 8 में जाओगे तो आपको डिमोशन हो जाएगा, तो वहां पे नहीं जाओगे, यानी आप अपनी कक्षा में बैठे रहोगे। तो उसी तरह से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधित करके बोर ने अपना परमाणु मॉडल बताया। और जब बोर ने अपना परमाणु मॉडल बताया, तो अपने मॉडल में दो चीज की व्याख्या कर दिया उन्होंने। पहला क्या कर दिया भैया, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लागू कर दिया। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लागू कर दिया। और उन्होंने क्या कहा भैया कि जो परमाणु है, वह परमाणु की कक्षा जो होगी, परमाणु की जो कक्षा होगी वह नियत होगी। कक्षा क्या होगी? निश्चित होगी, यानी जिस कक्षा में है उसी कक्षा में रहेगा, जिस कक्षा में उसी कक्षा में रहेगा। और उसका जो कोणीय संवेग होगा, यानी एम भी आर का मान जो होगा वह h/2 का गुणज होगा। कोणीय संवेग जो होगा वह h/2 का गुणज होगा, यानी n क्या हमारा 1 2 3 उसकी कक्षा है। और इसको क्या कहते हैं, n को क्या कहते हैं भैया? क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब बात आती है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री में क्या है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या, इन 4 प्रकार की। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं में से n क्या है हमारा? मुख्य क्वांटम संख्या है। n हमारा क्या बता रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या बता रहा है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया कि इनकी जो कक्षा निश्चित हो गई, और ये ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि अभिकेंद्र त्वरण के द्वारा ये क्या होते हैं? अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं, यानी स्थिर रहते हैं। यानी इनके बीच क्या लगता है? अभिकेंद्र त्वरण लगता है। तीसरा कंडीशन बताया कि जब इनको कहीं से बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, जब इनको कहीं बाहर से कोई ऊर्जा दे देता है, तो ये उत्तेजित अवस्था में जाते हैं, और उत्तेजित अवस्था में होकर के अपनी कक्षा छोड़कर के दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। और जब दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, तो दूसरी कक्षा में 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेंगे, और रुकने के बाद पुनः अपनी कक्षा में वापस चले आएंगे। पुनः क्या करेंगे? अपनी कक्षा में वापस चले जाएंगे। और जब अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और यह ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू होती है। क्या होती है भैया? एच न्यू। यानी एच न्यू जो ऊर्जा होगी वह E2 - E1 होगी, यानी दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आने पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वह एच न्यू होगा। एच क्या हमारा? प्लांक नियतांक है। एच क्या भैया? प्लांक नियतांक है। और न्यू मतलब क्या है? आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। यानी इसके आधार पर बोर ने परमाणु मॉडल को व्यवस्थित कर दिया। अब बोर का परमाणु मॉडल माना जाने लगा, और उसी के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या की गई। तो आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अभी हमने बताया क्या? रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो ये कंडीशन है, देखिए, यानी जब स्वर्ण की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो कुछ अल्फा कण क्या होते हैं? सीधे निकल जाते हैं। ये सीधे निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है।
परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कुछ कोण यानी अधिक कोण बनाते हुए बाहर क्यों निकल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, धनावेशित भाग है। क्या है भैया, धनावेशित भाग है। तीसरा हमने क्या बताया कि जाकर के पुनः वापस चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ठोस भाग है। क्या है, ठोस भाग है। और इस ठोस भाग को उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने नाभिक की संज्ञा दे दिया। फिर उसके बाद क्या आया, नाभिक के आकार का आकलन, यानी अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर ही नाभिक के आकार की व्याख्या की गई, यानी उनका आकलन किया गया कि नाभिक का आकार कैसा है। तो नाभिक का आकार अगर देखें तो 10⁻14 से लेकर के 10⁻15 कोटि की होती है। कोटि मतलब इसकी परमाणु त्रिज्या होती है। कोटि मतलब परमाणु त्रिज्या कितना होगा, 10⁻14 से 10⁻15। कैसे होगा वो अभी निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, नाभिक के आकार का आकलन, यानी अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर नाभिक के आकार की परिकलन किया जा सकता है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा कण गति ऊर्जा के साथ निकलते हैं, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। अब पहले समझते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। यानी कहने का मतलब भैया, जो पदार्थ स्वयं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, स्वयं ऊर्जा देते हैं, उष्मा देते हैं, जो ऊर्जा देते हैं उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। आप देखे होंगे कि अब पहले जो घड़ी हम लोग पहनते थे, तो घड़ी में अगर हम लाइट जला देते तो देखते थे एक हरी हरी बत्ती जलती थी। वह क्या है, रेडियम। रेडियम क्या हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी वह ऊर्जा का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण गति ऊर्जा के साथ निकलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा 3 किरणें निकलती है, 3 कण निकलते हैं। और जो अल्फा कण निकलते हैं उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और जब गतिज ऊर्जा किसी नाभिक के पास जाती है, पहुंचने का प्रयास करती है, तो वह क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां लिखा देखिए कि जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है, नाभिक का स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाता है तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदलती चली जाती है, यानी उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब मान लेते हैं कि नाभिक पर धनावेश कितना है, Ze है, तथा अल्फा कण पर 2e। 2e मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण किसे प्रदर्शित करते हैं भैया, 2He4। किसे प्रदर्शित करते हैं, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन गुलाम है। यदि अल्फा कण के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Ze इंटू 2E अपॉन r0। अब गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2Ze² अपॉन r0। अब जब इसको हल करेंगे तो अब क्या बताया हमने भैया कि जो गतिज ऊर्जा है वह किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, K। U बराबर क्या हो जाएगा, K। तो K बराबर 1/4πε0 इंटू 2Ze² अपॉन r0। यहां से r0 निकाल लेंगे, 1/4πε0 इंटू 2Ze² अपॉन K। और ये r0 क्या है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या है। क्या भैया, यानी वह निकटतम दूरी है, क्या है, वह निकटतम दूरी है जितने पर अल्फा कण नाभिक के पास पहुंच जाता है। यानी नाभिक से अल्फा कणों की जो बीच की दूरी है उसी को r0 कहते हैं। तो स्वर्ण नाभिक के लिए Z बराबर, अगर सोने के स्वर्ण पत्नी के तो यानी AU क्या है, गोल्ड होता है। और गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। तो Z बराबर 79, यानी परमाणु क्रमांक जितना होता है वही उसके क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो Z बराबर 79। आयाम कितना होता है, 6.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। V इसका वेग कितना होगा, 2.1 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। तो K बराबर हाफ m नॉट V नॉट स्क्वायर, यानी ये m नॉट हो गया। तो क्या हो जाएगा, K का मान हम निकाल लेंगे तो K का मान आ जाएगा हमारा 1.48 × 10⁻12 जूल। यानी स्वर्ण के पतली पन्नी की जो गतिज ऊर्जा होगी वह कितनी होगी भैया, 1.48 × 10⁻12 जूल। अब यहां से हम r0 का मान निकाल लेंगे तो r0 का मान आ जाएगा 2.5 × 10⁻14।
देखिए कितना गया 10 घाते -14, और यही हमारी नाभिक के आकार का आकलन है। यानी जो नाभिक का परमाणु त्रिज्या होगी वो क्या होगी 10 घाते -14 से 10 घाते -15 मीटर तक की होती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं रदर थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल के विषय में क्या बताया? उनके मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोले से बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का परमाणु बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अभी हमने पहले बता दिया। और इनके मॉडल को क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल। यानी तरबूज में जैसे गुदे होते हैं वो प्रोटॉन है और उनमें धसे हुए जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। जब भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलेंगे, प्लस और माइनस एक साथ मिलेंगे, तो क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे, जीरो कर देंगे उसको। तो इसका मतलब परमाणु क्या हो गया? उदासीन। क्या परमाणु उदासीन होता है? आप सोचिए, विचार कीजिए कि अगर भैया परमाणु उदासीन होता तो हमारा आपका अस्तित्व होता? नहीं होता। पदार्थों का अस्तित्व होता? नहीं होता। इसका मतलब परमाणु उदासीन नहीं है। जब परमाणु उदासीन नहीं है तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रदरफोर्ड का परमाणु थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जब थॉम्सन का परमाणु मॉडल गलत हो गया तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल लिया। रदरफोर्ड का परमाणु प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल है, जिसे 1911 के अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग के आधार प्रस्तुत किया। इस मॉडल ने परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई। उन्होंने दर्शाने के लिए प्रयोग किया जो निम्नानुसार, यानी परमाणु भीतर देखिए ये धनावेशित भाग है और इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, घूमते रहते हैं। अब उनका मॉडल क्या है भैया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना धनावेशित नाभिक होता है। यानी धनावेशित नाभिक भाग होता है जिस पर क्या होता है? समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है और उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। और आवेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना धनावेशित नाभिक होता है, जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है तथा आवेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अभी हमने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं और घूमते हुए क्या करते हैं? जैसे सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं तो इसका मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो एक समय ऐसे आएगा भैया ऊर्जा क्या हो जाएगी? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और जब ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी तो परमाणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। इसका मतलब रदरफोर्ड भैया का भी जो परमाणु मॉडल है वह गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्या क्या कमियां निकली? दो कमियां निकली। पहली कमी क्या हो गई? नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। और दूसरा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। स्पेक्ट्रम मतलब चलचित्र, स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सके। यानी दो कमियां निकली। पहला कि परमाणु का अस्तित्व, क्यों भैया? जब इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो नाभिक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जब समाप्त होगा तो अस्तित्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां रह गई। तो जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां रह गई तो उसको सुधारने के लिए कौन आए? बोर भैया आए। अब बोर भैया ने कहा भैया आपकी बात मैं मान रहा हूं, सब कुछ मान रहा हूं, आप जितना करें आपकी बातें सब सही है, लेकिन मैं आपके परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन करना चाहता हूं, कुछ उसमें नया चीज डालना चाहता हूं। तो क्या नया चीज डालते देखते हैं। 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत, अभी हमने आपको बताया कि मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों को दूर किया। अब उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π, यानी उन्हीं कक्षाओं में केवल घूमेंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के गुणज होगा। दूसरा क्या बताया? यानी mvr बराबर nh/2π, n क्या है? 1 2 3 4, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे यदि उनमें अभिकेंद्रण होता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यानी उन्होंने ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं बताया, उन्होंने क्या बता दिया?
कि अभिकेंद्र त्वरण होता है नाभिक के बीच और इलेक्ट्रॉनों के बीच, अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, इसलिए उनका स्थायित्व क्या होता है, बना रहता है। अगला क्या है, तीसरा उन्होंने क्या बताया कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, यानी बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, अरे भैया दो फ्रेंड हैं और दोनों में खूब जच रही है, खूब पट रही है, और एक तीसरा वाला उनको दोनों अलग अलग से भरना शुरू, अरे आपके विषय में वो करा, अरे तुम्हारे विषय में बताओ, तुम्हारे विषय में बताओ, तो सुनते सुनते क्या होगा, एक समय विश्वास होने लगेगा और दोस्ती क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उसी तरह से यहां भी है कि जब बाहर से कहीं ऊर्जा मिल जाती है उत्तेजित, यानी जब बाहर से मिल गई ऊर्जा तो उबाल खाने लगा, और उबाल खाने मतलब उत्तेजित अवस्था में हो गया, और जब उत्तेजित अवस्था में हो गया तो अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। तो किसी कारण से ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़ करके किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है और 10⁻⁸ सेकंड रुक करके पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आता है, तथा लौटते समय क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। किसका ऊर्जा उत्सर्जन करता है भैया, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और यह ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है, एच न्यू बराबर E2-E1 या न्यू बराबर E2-E1, और ये क्या है, न्यू, क्या भैया इसको बोलते हैं न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति, तरंगों की क्या हो गई, आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और ये सभी टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो गए होंगे। कल हम आपको इससे रिलेटेड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे और कुछ और नए अच्छे टॉपिक के विषय में बताएंगे। तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी हमारे नए यूट्यूबर हैं जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी आने वाले नए नए वीडियो के विषय में जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।